हेलो एवरीवन। तो आज हम ग्रेविटेशन का पार्ट 3 लेकर के आए हैं। यार इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 ग्रेविटेशन के मैंने बना दिए हैं, ठीक है। तो ये पार्ट 3 है। इस पार्ट में सबसे पहले यहाँ पर क्या है, रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो यार ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये इक्वल होता है E इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी ओवर डेल आर। जो भी चीज़ दे रखी है ना, उसको पार्शियल डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। जैसे मान लो अगर हमें एक्स डायरेक्शन में चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, वो ग्रेविटेशनल फील्ड, तो हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो एक्स वाली है उसी को डिफरेंशिएट करना है, वाई और जेड को छोड़ देना है। वाई वाली चाहिए तो एक्स और जेड को छोड़ देना, जेड वाली चाहिए तो एक्स और वाई को छोड़ देना। तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, ये आपने देखा होगा। बेसिकली जो ऊपर बॉक्स में बंद है ना, रिलेशन ई इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी ओवर डेल आर, ये आपको याद रखना है। इसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद यार बात आती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। तो ये जो एनर्जी होती है कन्फिग्रेशन ऑफ सिस्टम की वजह से होती है। दूसरी चीज़, पोटेंशियल एनर्जी, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, वो किसी एक मास की नहीं होती, वो सिस्टम ऑफ मासेस की होती है, ठीक है। तो बेसिकली जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने दो कन्फिग्रेशन बना रखे हैं, एक कन्फिग्रेशन फर्स्ट है, एक कन्फिग्रेशन सेकंड है। कन्फिग्रेशन फर्स्ट में मास एम और मास मतलब m1 और m2 के बीच में r1 का डिस्टेंस है, तो इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मैंने ui से दिखाई। और कन्फिग्रेशन सेकंड में m1 और m2 के बीच में r2 का डिस्टेंस है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैंने uf से दिखाई। अब यहाँ पर अगर मैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा, uf माइनस ui, यानी फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू कंजर्वेटिव फोर्स। ये क्या है, ये है मतलब कि जो भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वो इक्वल होगा वर्क, नेगेटिव वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, ये इसके इक्वल होगा। बेसिकली नेगेटिव वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स और एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। उसको हम डेल्टा यू और यू एफ माइनस यू आई से निकालते हैं। मान लो आपको किसी क्वेश्चन में वर्क डन पूछा है कि भाई वर्क डन निकालो, तो आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, वही आपका वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। अब बेसिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, ये तो फॉर्मूला हो गया कि माइनस वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आराम से इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन में देखो, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग ईच मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू प्रेजेंट कन्फिग्रेशन ऑफ द सिस्टम इज नॉन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखो ऊपर जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है, चाहे कन्फिग्रेशन फर्स्ट देखो चाहे कन्फिग्रेशन सेकंड देखो, दोनों ही कन्फिग्रेशंस में जो मास m1 और m2 हैं वो हमारे कहाँ होंगे, इन्फिनिटी पर होंगे। और इन्फिनिटी से इन दोनों मासेस को अपनी अपनी जगह पर रखना, इसमें जितना भी वर्क हुआ उसी वर्क डन को हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। वही चीज़ डेफिनेशन में लिखी है कि ये m1 m2 दोनों इन्फिनिटी पे होंगे, इन्हें इनकी प्रेजेंट कन्फिग्रेशन में लाना, जिस सूरत में ये इस समय रखे हैं इस सूरत में इन्हें रखना, इस स्थिति में इन्हें रखना, ठीक है ना। इसी को हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो ये इसकी पूरी डेफिनेशन है, ये आप नोट कर लो, ठीक है। इसके बाद देखो ये मैंने बता रखा है कि दोनों ही मास हमारे इन्फिनिटी पर थे, ये देखो शो किया है। m1 m2 इन्फिनिटी पर थे, m2 को हम लोग यहाँ पर लेके आए, m1 को हम लोग यहाँ पे लेके आए। अब इस प्रोसेस में जितना भी वर्क डन हुआ वही हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हुई। अब बेसिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, क्या, माइनस जी m1 m2 अपॉन आर। यार देखो पोटेंशियल शब्द जहाँ पे भी आए, जैसे हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ा था वहाँ पे भी हम लोग माइनस लगाते थे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में भी हम लोग माइनस साइन लगाते हैं। बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब देखो इसका सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना, माइनस जी m1 m2 अपॉन आर। अब ज़्यादातर बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, वो नीचे आर स्क्वायर कर देते हैं। भाई ये गलती बिल्कुल मत करना, नहीं तो तुम ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सप्रेशन बना दोगे, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में नीचे आर होता है, आर स्क्वायर नहीं होता, और फॉर्मूला होता है माइनस जी m1 m2 अपॉन आर, ठीक है। इस फॉर्मूले को लर्न कर लो, एक ये फॉर्मूला है और एक वो वर्क डन के साथ वाला है, ठीक है। ये इसके बाद यार बात आती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। जैसे यार कुछ पॉपुलर क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, जैसे मान लो ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स पे हमने मासेस रख दिए, और जैसे ये मास m1 है, ये मास m3 है, ये मास m2 है, ठीक है। m1 m2 के बीच का डिस्टेंस r12, m2 m3 के बीच का डिस्टेंस r23 और m1 m3 के बीच का डिस्टेंस r13। अब अगर हम आपसे पूछें कि इस पूरे सिस्टम की नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो यार सिंपली कुछ नहीं करना, पहले m1 m2 के लिए निकाल लो, फिर m2 m3 की निकाल लो,
फिर m1 और m3 की निकाल लो, और जो जिनके बीच का डिस्टेंस है अपॉन में वो डिस्टेंस रख दो, तो नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह क्या होता है, स्क्वायर की बात होती है। स्क्वायर के मान लो 4 कॉर्नर्स पे हम मासेस रख दें, m1 m2 m3 m4, और पूछें कि इस पूरे सिस्टम की नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो यार इसमें भी कुछ नहीं होता। पहले m1 m2 के बीच की निकाल लो, फिर m1 m4 के बीच की, फिर m4 m3 के बीच की, फिर m2 m4 m3 के बीच की। सिंपली ऐसे गोल गोल घूमते जाओ। उसके बाद क्या होगा, स्क्वायर में एक चीज़ और होती है, स्क्वायर में डायगनली और बनती है, यानी m4 और m3 के बीच की भी बनेगी, m4 और m2 के बीच की, सॉरी, और m1 और m3 के बीच की बनेगी। तो स्क्वायर में डायगनली और देखा जाता है। तो बेसिकली आप ऐसे याद रखो कि स्क्वायर में टोटल हम 6 तरीके से पेयर बना सकते हैं, यानी 6 पेयर बना सकते हैं, और ट्राइंगल में हम 3 ही पेयर बना सकते हैं, और स्क्वायर में 6 पेयर। जब डायगनल की देखना, तो डायगनल की जो लेंथ होती है स्क्वायर में कितनी होती है, a√2, वो उससे डिवाइड करना, क्योंकि वही डिस्टेंस होगा दो मासेस के बीच में अगर डायगनली देखोगे तो। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना, ट्राइंगल में 3 पेयर बनते हैं और स्क्वायर में 6 पेयर बनते हैं, 4 उसकी साइड के, इतना तो पता ही है ना, और 2 उसके डायगनल के। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक, मैं इतना समझ गया। ठीक है, अब देखो क्या है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू एन अर्थ। अब जैसे मान लो कोई हमारे पास मास है जो कि अर्थ के सरफेस पे रखा है। अब अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ मास, उस पर क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी अर्थ के इन्फ्लुएंस की वजह से, मतलब अर्थ की वजह से उस पर क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लगेगी। तो बेसिकली एक तो जो कैपिटल एम है वो अर्थ का मास है, और जो स्मॉल एम है वो मास है जो कि अर्थ के सरफेस पे रखा है, और जो कैपिटल आर है वो अर्थ के सेंटर से उस मास एम का डिस्टेंस है। देखो ये जो नीचे हम डिस्टेंस रखते हैं ना, अभी हम आगे एस्केप वेलोसिटी पढ़ेंगे, ठीक है, ऑर्बिटल स्पीड पढ़ेंगे, इन सब में जो भी ये हम नीचे डिस्टेंस रखेंगे ये हम सेंटर से रखेंगे, इस बात को मेरी नोट कर लेना। आगे मैं अभी और बताऊंगा उसमें भी, पर ये बात अभी समझ लो। तो बेसिकली जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी इस मास की अर्थ की वजह से, ठीक है ना, वो क्या होगी, -g कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल आर। हर एक चीज़ का मतलब पता है, g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ, स्मॉल एम मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और कैपिटल आर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है कि जो सरफेस पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो -g कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल आर होगी। और अगर हम सरफेस से ऑब्जेक्ट को कुछ h हाइट ऊपर ले गए, सरफेस से अगर हम ऑब्जेक्ट को कुछ h हाइट ऊपर ले गए, तो नीचे जो डिस्टेंस होगा वो r+h हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या कहा, डिस्टेंस हमेशा सेंटर से देखते हैं। सेंटर से आप r+h ऊपर चले गए, r तो ऑलरेडी थे ही, साथ में h और ऊपर चले गए, तो ये हो जाएगी जब हम ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट पे ले जाएंगे। ठीक है, अब अगर आप uf-uy, कहने का मतलब जब आप ऑब्जेक्ट को सरफेस से कुछ हाइट ऊपर ले जाओगे, तब जो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी दैट इज -g कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल आर प्लस एच, उसमें से आपको माइनस करना होगा सरफेस वाली पोटेंशियल एनर्जी को, एंड देन यू गॉट द रिलेशन। उसके बाद जो आपको रिलेशन मिलेगा वो मिलेगा ये यार देखो पूरा डेरिवेशन है, जैसे छोटे पे हम लोगों को बता दिया जाता है, देख लो डेरिवेशन, देख लो, इसको कॉपी पे नोट कर लो, ये पूरा डेरिवेशन है, सिंपल सा डेरिवेशन है। जैसे छोटे पे हम लोग को बता दिया जाता था कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, लेकिन वो यार छोटे पे ऐसे समझो गलत बताया जाता था। एक्चुअली में फॉर्मूला mgh नहीं होता, फॉर्मूला होता है mgh अपॉन 1+h/r। अब होता क्या था, छोटे पे भी गलत नहीं बताया जाता था। जब हम लोग छोटे थे तो एक एजम्पशन लेकर के हमें एक चीज़ बताई जाती थी। बेसिकली जो ये h है ना, ये जो h देख रहे हो आप, ये जो अपॉन में h लिखा है, ठीक है, 1+h/r, इसमें जो ये एच है ये अर्थ के रेडियस से बहुत छोटा एज्यूम कर लेते थे, क्योंकि यार अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर है और एच जो है वो बहुत छोटा होगा, ठीक है ना। तो अगर एच बहुत छोटा होगा तो h/r का जो रेशियो है वो बहुत छोटा आएगा, समथिंग 0.1 के करीब, और अगर आप 1 में ऐड करोगे 0.1 तो आपको 1.01 मिलेगा। तो यार 1.01 को 1.01 क्यों लिखो, डायरेक्ट 1 भी तो लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेट करके।
और mgh/1 करोगे तो केवल mgh रह जाएगा। तो इसलिए छोटे पे ये एक अजम्पशन लेकर के हमें बताया जाता था कि यार h/r का रेशियो बहुत छोटा है, और इतना छोटा है कि जब उसका रेशियो का 1 में ऐड करोगे तो 1 लगभग 1 ही रहेगा, कोई इतना बड़ा नंबर नहीं आएगा जो फ़र्क डालेगा। लेकिन हाँ, अगर आप ऑब्जेक्ट को एक कंसिडरेबल हाइट पे ले जाओगे, कहने का मतलब काफ़ी ऊंचा ले जाओगे, अगर अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर है और अर्थ को आप लगभग 200 किलोमीटर, या मान लो 200 नहीं, 200 से भी ज़्यादा, लगभग आप 2000 किलोमीटर पे ले गए, तब आपको ये पूरा फॉर्मूला देखना पड़ेगा। तब केवल mgh से काम नहीं चलेगा, क्योंकि तब 1 में कुछ ऐसा ऐड होगा जो कि इतना छोटा नहीं होगा, ठीक है ना, वो 1 की वैल्यू बढ़ा देगा। तो इस बात को याद रखना। तो ये पूरा डेरिवेशन है इसका, कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ये mgh/1 + h/r है, ठीक है, इसको देख लेना। इसके बाद यार बात आती है एस्केप वेलोसिटी की। देखो, एस्केप वेलोसिटी का भी यार डेरिवेशन है और डायरेक्ट फॉर्मूला आता है इसका √2gm/r। और मैंने बताया था आपको, शायद मेरे ख्याल से हाँ फर्स्ट पार्ट था इस चैप्टर का, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड, वो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और स्मॉल जी की वैल्यू वो कितनी आती थी, gm/r²। तो gm की जगह यहाँ पे जो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला आया है 2gm/r, √2gm/r, तो gm की जगह हम लोग GR² लिख सकते हैं। और जब GR² लिखोगे तो एक ऊपर वाले R² से नीचे वाला एक R कट जाएगा। तो एस्केप वेलोसिटी का एक फॉर्मूला ये भी होता है √2gr, ठीक है। तो ये दोनों ही फॉर्मूले होते हैं। अब देखो इसको डिराइव कैसे किया जाता है। बेसिकली इसको हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के कॉन्सेप्ट से डिराइव करते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे कि देखो, एस्केप वेलोसिटी सबसे पहले समझो है क्या। सबसे पहले एस्केप वेलोसिटी का यार फील लो। एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी है कि भैया ये एक इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी यानी शुरुआत में तुम्हें ऑब्जेक्ट को कुछ इतनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करना है कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप कर जाए, ये है एस्केप वेलोसिटी। और ये एक इनिशियल वेलोसिटी है, यानी इतनी वेलोसिटी से तुम जब ऑब्जेक्ट को फेंकोगे, प्रोजेक्ट करोगे, तब वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के इन्फ्लुएंस से बाहर चला जाएगा, ठीक है। जो भी हम लोग सैटेलाइट्स वगैरह भेजते हैं कहीं और, तो वो लोग हम लोग इसी वेलोसिटी से भेजा करते हैं। तो बेसिकली एक इनिशियल वेलोसिटी है। और अगर इनिशियल वेलोसिटी है तो यही इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दे करके जाएगी। तो वही चीज़ें मैंने लिखी हैं। अगर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की पहले मैं बात करूँ, तो जो भी मास है, जैसे सैटेलाइट, उसका भी तो मास होगा। तो सैटेलाइट का मास, अब सैटेलाइट पर अर्थ की वजह से कितना पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो वो होगी -gmm/r, जो फॉर्मूला अभी हमने पीछे देखा था, ठीक है ना, कि कोई मास है, अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है, सेंटर से डिस्टेंस r है, तो उसके ऊपर कितनी पोटेंशियल एनर्जी लगेगी, वो यही थी -gmm/r। यहाँ पे कैपिटल एम अर्थ का मास है, स्मॉल एम सैटेलाइट का मास है, वगैरह वगैरह, इतना तो समझदार हो, ठीक है। उसके बाद बात आती है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की, कि भैया इतनी स्पीड से हमें फेंकना है, उसे प्रोजेक्ट करना है जिससे कि वो एस्केप कर जाए। तो वो एक इनिशियल वेलोसिटी है जो हमें उसे देनी है शुरुआत में, इनिशियली, तभी तो वो जाएगा बाहर, ठीक है। तो ये एक इनिशियल वेलोसिटी है। तो बेसिकली ½ mve², ve² का मतलब एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है। और ये इनिशियल वेलोसिटी ही तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देखी जाएगी, इसीलिए मैंने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की जगह ये एक्सप्रेशन लिखा। और देखो, तुम देख पा रहे होगे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। इसका मतलब ये है कि अब तो वो एस्केप कर गया। अब ना ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, ना ही उसकी काइनेटिक एनर्जी है फाइनल। अब ये मत सोचना है ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी ना हो। उसकी पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि अब वो कहीं और चला गया होगा, किसी और प्लेनेट या किसी हेवनली बॉडी के कांटेक्ट में होगा, ठीक है ना। लेकिन वो अर्थ के कांटेक्ट में अब नहीं है। और ये जो भी हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, ये हम अर्थ के रेस्पेक्ट में बता रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सैटेलाइट के की फाइनल कोई पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं, फाइनल कोई काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ उसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, कुछ ना कुछ फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी, लेकिन किसी और प्लेनेट के इन्फ्लुएंस में अब वो आ गया होगा, किसी और हेवनली बॉडी के इन्फ्लुएंस में अब वो आ गया होगा, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे हमने जीरो क्यों लिखा, क्योंकि ये मैकेनिकल एनर्जी हम अर्थ के रेस्पेक्ट में लगा रहे हैं, अर्थ से उसका संपर्क टूट गया है। तो इसलिए अर्थ के रेस्पेक्ट में जब आप यूज़ करोगे तो फाइनल और जो भी मतलब जो फाइनल पोटेंशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो रहेगी, क्योंकि अर्थ से अब उसका कांटेक्ट नहीं है। तो इसलिए अर्थ के रेस्पेक्ट में फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो रहेंगी।
तो बस आपका इतना बन जाएगा। फिर माइनस जी एम एम अपॉन आर को आर एच एस में लेके जाना, सॉल्व करना, तो यहाँ से आपको एस के वेलोसिटी का रिलेशन मिल जाएगा स्क्वायर रूट टू जी एम अपॉन आर। और जैसा मैंने बताया जी एम की जगह जी आर स्क्वायर रखना, आर से आर कट जाएगा तो एक और फॉर्मूला मिल जाएगा स्क्वायर रूट टू जी आर। ठीक है, अब यहाँ पे ये स्क्वायर रूट टू जी आर ये सारी कॉन्स्टेंट्स हैं, इनमें जब हमने वैल्यू डाली तो हमें लगभग अप्रॉक्सीमेट जो आंसर मिला वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड मिला, एंड दैट इज द एस के वेलोसिटी ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये एस के वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट था। अब देखो यहाँ पे क्या है, एस्केप वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। तो यार बेसिकली कई बार जैसे सवाल आते हैं कि मतलब किसी प्लैनेट की डेंसिटी किसी प्लैनेट के 2 टाइम्स है, ठीक है, तो बताओ वहाँ पर कितनी एस्केप वेलोसिटी होगी, मतलब वगैरह वगैरह, इस तरह से डेंसिटी पर सवाल बनते हैं, इधर उधर डेंसिटी भी क्वेश्चन में इंसर्ट कर देते हैं। तो बेसिकली आपको पता है, आप लोग ऊपर वाला भी फॉर्मूला उठाओ, स्क्वायर रूट टू जी एम अपॉन आर, ये वाला फॉर्मूला उठाओ, ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पर मास की जगह क्या रख दो, रो इंटू वॉल्यूम, मतलब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब कोई भी हेवनली बॉडी हो, ठीक है, अर्थ जो है वो हमारी स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, तो स्फीयर की वॉल्यूम रखो 4/3 पाई आर क्यूब, और आर क्यूब से नीचे वाला आर कटेगा तो ऊपर 4/3 पाई आर स्क्वायर इंटू रो इंटू टू जी बन जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, 2g 4/3 पाई, मेरे भाई क्या यार, क्या बढ़िया राइम बन गई। फिर से राइम बनाता हूँ, देखना, 2g 4/3 पाई, मेरे भाई ये सारे के सारे क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, ये सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, तो इनकी जगह पे हम के लिख देंगे। जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, हर जगह सेम रहेगा, 4/3 पाई तो है ही। ठीक है, जी हर प्लेनेट पे सेम रहेगा, पूरे यूनिवर्स में सेम रहेगा, मैं पार्ट 1 से यही बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो इन सब की जगह हम के रख देंगे, स्क्वायर रूट में इन सब की जगह के आ जाएगा। और जो डेंसिटी है वो अलग अलग प्लेनेट की भैया अलग अलग होगी, जुपिटर की कुछ और होगी, मार्स की कुछ और होगी, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, मतलब सबकी अलग अलग होगी। तो रो की जगह तो रो ही रहेगा, और जो आर स्क्वायर था कटने के बाद, जो आर स्क्वायर बचा था रूट में, उसे रूट से निकाल देंगे बाहर, तो ये बन जाता है आर स्क्वायर रूट के रो। इसे आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, क्योंकि सवाल में आप इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखोगे अगर ऊपर वाला, तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे। लिखने को आप ऊपर वाले एक्सप्रेशन से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उसमें फिर कन्फ्यूज़न होगा। ठीक है, एक प्लैनेट के लिए इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखोगे, फिर दूसरे प्लैनेट के लिए लिखोगे, फिर कट्टा पिट्टी खेलोगे, तो कभी कभी सवाल गलत होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन आंसर इससे भी आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये इसका थोड़ा सिंपलेस्ट वर्जन है, क्योंकि हमने 2g 4/3 पाई इन सब की जगह के रख लिया, स्क्वायर रूट में आ गया के, साथ में आ गया रो, क्योंकि डेंसिटी सबकी अलग अलग रहेगी, और आर स्क्वायर था स्क्वायर रूट में, उसको निकाला बाहर, तो आर स्क्वायर रूट के रो, ये रिलेशन बन गया इसके वेलोसिटी का इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। ठीक है, आराम से डिराइव कर सकते हो मेरे भाई, कुछ नहीं है, केवल स्क्वायर रूट टू जी एम अपॉन आर जो एस के वेलोसिटी का ओरिजिनल फॉर्मूला था, उसमें एम की जगह डेंसिटी इंटू वॉल्यूम डाला, कट्टा पिट्टी खेली, फिर देखे कॉन्स्टेंट्स कौन है उनको अलग कर लिया, रो को उसमें डाला, आर स्क्वायर था रूट से बाहर निकाला, आर बन गया। कुछ नहीं है यार, सिंपल मैथ्स है, सिंपल मैथ्स, इतनी मैथ्स तो आनी चाहिए। ठीक है, फिर बात आती है फॉर अर्थ टू बिकम ब्लैक होल। अब देखो ब्लैक होल यार एक बहुत ही वाइड टॉपिक है, और मुझे नहीं पता तुम्हें ब्लैक होल में इंटरेस्ट है कि नहीं, बट यार मुझे बहुत है इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए। बहुत ही मतलब ऐसे समझो कि ब्लैक होल ने बेसिकली ग्रेविटेशन और क्वांटम मैकेनिक्स दोनों को ऐसे समेटा हुआ है ना, कि अभी भी पता नहीं है क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो अभी इसमें एक छोटा सा टॉपिक है, कभी मौका मिलेगा तो ब्लैक होल के ऊपर एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाएंगे, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो। तो बेसिकली ब्लैक होल में तुम्हें जैसे पता है कि यार ब्लैक होल में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा है कि जो लाइट है वो भी एस्केप नहीं कर पाती उससे। ठीक है ना, तो बेसिकली अगर अर्थ जो है वो ब्लैक होल बन जाए, तो अर्थ से किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करने के लिए हमें कितनी वेलोसिटी देनी होगी। तो बेसिकली अर्थ की तो आपको एस्केप वेलोसिटी पता ही है, स्क्वायर रूट टू जी एम अपॉन आर। तो ये जो एस्केप वेलोसिटी है ना अर्थ की, ये लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा हो जाए, मतलब लाइट की वेलोसिटी से भी ये एस्केप वेलोसिटी ज़्यादा हो अर्थ की, या लगभग लाइट की वेलोसिटी के बराबर हो, तब जा कर के कोई चीज़ अर्थ से एस्केप कर पाएगी। तो ये एक रिलेशन है कि इफ़ अर्थ टू बिकम ब्लैक होल, देन द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये चीज़ मैंने यहाँ पे बताई। ठीक है, तो ब्लैक होल बहुत अच्छा टॉपिक है यार, अभी ग्रेविटेशन पढ़ लेते हैं। इसके बाद बात आती है ऑर्बिटल वेलोसिटी और स्पीड ऑफ सैटेलाइट्स पर।
अब जैसे मैंने बताया ना, जैसे जो कोई भी सैटेलाइट होती है वो जब अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में चारों तरफ ऑर्बिट करती है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, जो सैटेलाइट घूम रही है उसे कौन घुमा रहा है, सैटेलाइट किस वजह से घूम रही है। अगर सैटेलाइट घूम रही है तो उसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, साथ में अर्थ अपने सेंटर की तरफ उसको अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच रही होगी। तो बेसिकली जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स सैटेलाइट के पास आई वो किसने प्रोवाइड करवाई, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स ने। जैसे तुमने पढ़ा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो वो सर्कुलर मोशन करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड में वो सर्कुलर मोशन क्यों करता है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाती है। ये बात मैंने शायद बताई थी आपको, हाँ, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में बताई थी भाई मेरे, वहाँ देखना। उसी तरह से यहाँ पे जब कोई ऑर्बिट, मतलब जब कोई सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ ऑर्बिट करती है, तो जो वो गोल गोल घूम रही है, ठीक है ना, वो कैसे गोल गोल घूम रही है, उसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स होगी तभी तो गोल गोल घूम रही है। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स उससे प्रोवाइड किसने करवाई, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स ने। तो दोनों फोर्सेज आपस में हम बराबर कर लेते हैं। और एम वी नॉट स्क्वायर क्यों लिखा है, ये स्पीड ऑफ ऑर्बिट, मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी हम दिखा रहे हैं यहाँ से एम वी ओ स्क्वायर करके, ठीक है। अब जब यहाँ पे कट्टा पिट्टी खेलोगे तो तुम्हारे पास जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट जी एम अपॉन आर। अब जरा ध्यान से देखो, एस के वेलोसिटी थी स्क्वायर रूट टू जी एम अपॉन आर, ये है स्क्वायर रूट जी एम अपॉन आर। मतलब अगर मैं ऑर्बिटल वेलोसिटी का मल्टीप्लाई कर दूँ रूट टू में, तो ये एस के वेलोसिटी के बराबर बन जाएगी। यानी कि जो एस के वेलोसिटी होगी वो स्क्वायर रूट टू टाइम्स होगी ऑर्बिटल वेलोसिटी के, ठीक है। तो ये रिलेशन याद रखना, नहीं याद है तो केवल फॉर्मूला याद रख लो, रिलेशन अपने आप बना लो। एस के वेलोसिटी स्क्वायर रूट टू जी एम अपॉन आर थी, और ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो स्क्वायर रूट जी एम अपॉन आर है। स्क्वायर रूट जी एम अपॉन आर का मल्टीप्लाई रूट टू में कर दो तो एस के वेलोसिटी तो ही बन जाएगी, ठीक है। अब यार देखो, सैटेलाइट को अगर हमें क्या करना है, अर्थ की ऑर्बिट में घुमाना है तो इतनी स्पीड से छोड़ना पड़ेगा। और किसी चीज़ को अगर हमें एस्केप करवाना है बिल्कुल एकदम एक बार में, तो स्क्वायर रूट टू जी एम अपॉन आर की स्पीड से छोड़ना पड़ेगा। बट यार इतनी स्पीड से छोड़ने में बहुत फ्यूल खर्च होती है। इसीलिए कोई भी सैटेलाइट या कोई भी मिशन जब हम लोग करते हैं स्पेस में, तो हम लोग पहले उसको अर्थ के ऑर्बिट में गोल गोल घुमाते हैं, ठीक है ना, उस सैटेलाइट को ऑर्बिट करवाते हैं। देन हम उसको रेगुलरली फायर करवाते हैं। फायरिंग एक प्रोसेस होती है जिससे कि वो धीमे धीमे करके अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से दूर जाता है, ठीक है। जैसे मिशन मंगल फिल्म आपने देखी होगी, उसमें क्या होता था, जब हम लोग सैटेलाइट अपनी मार्स से भेजते थे तो हम लोग धीमे धीमे करके उस सैटेलाइट को अर्थ से दूर करवाते थे, मतलब फायरिंग करवाते थे उसकी। तो इससे क्या होता है, फ्यूल कम खर्च होती है, एक बार में इतनी वेलोसिटी नहीं देनी पड़ती, धीमे धीमे करके सैटेलाइट जो है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड छोड़ देती है। और जो भी जिस भी प्लेनेट पे पहुंचाना होता है, जैसे उसमें मार्स पे पहुंचा रहे थे, तो धीमे धीमे करके वो मार्स की ग्रेविटेशनल फील्ड में आ जाती है। तो इससे फ्यूल भी कम खर्च होती है और इजीली हम लोग मिशन भी कर पाते हैं। तो ये एक दिमाग था साइंटिस्ट का, ठीक है। और बेसिकली इस पर एक सवाल भी आया, एक सवाल नहीं बल्कि दो तीन सवाल आए हैं जेई मेंस में इसी कॉन्सेप्ट पे, ये फायरिंग वाले कॉन्सेप्ट पे। तो अभी ये ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पूरा हो जाए फिर ये सवाल लेकर के आएंगे। उसमें यही फायरिंग वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि एक कोई सैटेलाइट है उसको फायर करवाया गया, तो मतलब कितनी स्पीड से हम फाइनल राउंड में फायरिंग करवाएं जिससे कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप करके और अपने डेस्टिनेशन प्लेनेट पे पहुंच जाए। जो भी डेस्टिनेशन प्लेनेट है, उसका मार्स है, मून पे जाना है, मून खैर सैटेलाइट है, अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है, या किसी और प्लेनेट पे जाना है, वहाँ पे पहुँच जाए। तो कितनी वेलोसिटी से फायरिंग करवाएं, तो इस तरह के सवाल बनते हैं, ठीक है। तो यार यहाँ से इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू हो गया आपका ग्रेविटेशन का, एस्केप वेलोसिटी से, ठीक है। ये सब चीज़ें जानने में मज़ा आता है। जो पिछले पार्ट थे थोड़े बोरिंग, वो ख़त्म हुए, लेकिन यार वो बेसिक्स थे, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो गया है, तो एक यार इसका पार्ट 4 और बनेगा, ऑलरेडी वीडियो की लेंथ बहुत हो चुकी है। पार्ट 4 इसका और बनेगा, आप पढ़ते रहिए, तीनों पार्ट देखिए, तीसरा पार्ट था, ठीक है। और पार्ट 4 में टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट वगैरह लेकर के आएंगे। और जो आपका वो है क्या कहते हैं, कैप्लर्स सेकंड एंड थर्ड लॉ, उसका मैंने एक अलग से वीडियो ऑलरेडी बना लिया है, वो इसी ग्रेविटेशन का ही पार्ट है, ठीक है। उसमें कैप्लर सेकंड लॉ का प्रूफ है, वो प्रूफ अच्छे से देख लेना, नोट कर लेना, कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। तो और केपलर सेकंड लॉ का यहाँ पे भी थोड़ा बता देता हूँ। उसमें क्या होता है, जो एरियल वेलोसिटी होती है वो सेम रहती है, वेलोसिटी सेम नहीं रहती। जब प्लैनेट सन के पास होता है तब उसकी वेलोसिटी जो होती है वो कैसी होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है।
और जब प्लैनेट सन से दूर चला जाता है तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। पेरिजी पे ज़्यादा होती है, एपोजी पे कम होती है। उसमें मैंने बताया है पेरिजी एपोजी को कैसे याद करें, ये सब चीज़ें, और उसमें मैंने पेरिजी एपोजी पे वेलोसिटी भी बताई है। तो बेसिकली इतना याद रखना कि जब सन के पास होता है प्लैनेट तो वेलोसिटी उसकी बहुत ज़्यादा होती है, और जब सन से दूर चला जाता है तो वेलोसिटी कम होती है, क्योंकि उसे उतने ही टाइम में इक्वल एरिया बनाना होता है। इक्वल एरिया उसे बनाना होता है, इक्वल एरिया स्वेप्ट इन इक्वल टाइम, ये उसका कॉन्सेप्ट होता है, लिख लेना कहीं। इक्वल एरिया स्वेप्ट इन इक्वल टाइम, एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। और ये जो एरियल वेलोसिटी आती है वो पूरा उसमें डेरिवेशन है, वो L/2m के इक्वल आती है, उसमें एरियल वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। तो बेसिकली A1/A2 जो है वो आपका L/2m के इक्वल हो जाता है, ठीक है। उसमें पूरा डेरिवेशन है, देख लेना उस वीडियो को, फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यार आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, आगे कोशिश करेंगे और बनाने की, ठीक है। आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।